माननीय श्री अमित शाह जी टू रिप्लाई। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आज इस सदन के सामने आपदा संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा के समक्ष जो 2 अगस्त को पारित किया गया, प्रस्तुत किया गया और दिसंबर 2024 में पारित किया, उसको सदन के सामने लेकर उपस्थित हुआ। काफी लंबे समय से सदन में पक्ष और विपक्ष दोनों ओर के संसद सदस्यों ने काफी रचनात्मक सुझाव इस संवेदनशील विषय पर रखे। श्री नीरज डांगी जी ने इसकी शुरुआत करी और श्री डॉक्टर बोर्डे तक 24 सदस्यों ने इसके अंदर हिस्सा लेकर ये चर्चा को एक प्रकार से समृद्ध किया है। मान्यवर, आपदा प्रबंधन का जो विषय है वो संविधान की 7वीं अनुसूची के 3रे भाग में कंकरन लिस्ट की एंट्री नंबर 23 में समाहित है। एक प्रकार से आपदा प्रबंधन केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का विषय है। इसलिए कई सारे सदस्यों ने चिंता करी कि इसमें सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है, फेडरल स्ट्रक्चर को हानि होगी। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को, सभी राज्य सरकारों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक ऐसी लड़ाई है जिसमें न केवल केंद्र सरकार, न केवल राज्य सरकार, पंचायत और हरेक नागरिक को जोड़ने की हमारी मंशा है। इसमें सत्ता के केंद्रीकरण का कोई विषय ही उपस्थित नहीं होता है। ये पूरा विधेयक अगर कोई ध्यान से पढ़ेगा तो हमारी आपदा प्रबंधन के लिए जो लड़ाई है, आपदा के खिलाफ लड़ाई है, वो लड़ाई को एक प्रकार से रिएक्टिव अप्रोच से आगे बढ़ाकर न केवल प्रोएक्टिव अप्रोच, इनोवेटिव अप्रोच और पार्टिसिपेशन करने वाले अप्रोच तक पहुंचाने का ये बिल में प्रयास है। मान्यवर, आपदा जोखिम निर्णीकरण के लिए देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 सूत्रीय एजेंडा जो विश्व के सामने रखा है, मैं बाद में आऊंगा, मगर मुझे कहते हुए आनंद है कि विश्व के 40 से ज्यादा देशों ने इसका स्वीकार कर लिया है, इसको अपनाया। न केवल राज्य सरकार और स्थानीय इकाई की सहभागिता, हम समाज की सहभागिता को भी इसमें अपेक्षित रखा है। राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ स्थानीय स्तर पर प्लानिंग की इसके अंदर गुंजाइश रखी है और संस्थाओं की शक्तियों और कर्तव्य दोनों का स्पष्टीकरण किया है। कोई भी आपदा के सामने की लड़ाई जब तक संस्थाओं को एम्पावर न करे नहीं लड़ी जा सकती है और जब तक संस्थाओं को रिस्पॉन्सिबल ना करे तब भी नहीं लड़ी जा सकती। और ये विधेयक को कोई ध्यान से देखेगा तो दोनों करने का काम हमने इस विधेयक के अंदर किया है। मान्यवर, हम सब जानते हैं कि आपदा का सीधा रिश्ता जलवायु परिवर्तन के साथ।
तो आपदा न आए ऐसी व्यवस्था करने का सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि जलवायु परिवर्तन को हम संभाल कर रखें, ग्लोबल वार्मिंग की चिंता करें। और ये आज भारत में जो बात माननीय नरेंद्र भाई कर रहे हैं वो आज की नहीं है। हजारों वर्षों से भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। यज्ञों से प्रकृति को अक्षुण्ण रखने की बात हो या यजुर्वेद के अंदर वर्णित शांति पाठ, जिसमें शांति की जो कामना की है वो सिर्फ मानव तक नहीं रखी, पृथ्वी, जल, जड़ी बूटी, वनस्पति, पेड़ पौधे, पशु और वहां तक कि अंतरिक्ष तक की शांति की हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जलवायु का संरक्षण। और ये हमारे यजुर्वेद के टाइम से, उस समय से, वेदकालीन समय से मनुष्य और प्रकृति का परस्पर संबंध को हमने स्वीकार किया है और हमारी सरकार वही परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मान्यवर, आपदा प्रबंधन के बारे में भी हड़प्पन सभ्यता हो या सिंधु सभ्यता, सब जगह पुरानी नगर रचनाओं को देखते हैं तो आपदा प्रबंधन के बहुत विशिष्ट प्रयास इसके अंदर इंगित हुए मिलते हैं। मौर्य साम्राज्य को भी पहली हाइड्रोलिक सभ्यता का अब सब लोग इसको स्वीकार करते हैं। हमारे यहां ये विचार नया नहीं है, परंतु जिस तरह से हानि हुई है वो हानि को परिपूर्ति करने के लिए परंपरागत उपायों के साथ साथ, पर्यावरण की देखरेख के साथ साथ हमने आधुनिक उपायों को, विज्ञान को और दुनिया भर की अच्छी प्रैक्टिस को अपनाने का खुला मन रखना चाहिए। ये जो मैं अमेंडमेंट लेकर आया हूं मान्यवर, वो इसी का उदाहरण है। 2005 में पहली बार आपदा प्रबंधन अधिनियम आया। इसके तहत एनडीएमए, एसडीएमए और डीडीएमए का गठन किया गया। अब जब मैं एनडीएमए कहता हूं तब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात है, एसडीएमए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात है और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन ऑलरेडी हो चुका है। अब ये चिंता व्यक्त की जा रही है कि पावर का केंद्रीकरण होगा। ये पूरे विधेयक को आप ध्यान से पढ़ोगे तो इम्प्लीमेंटेशन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट को है, जो राज्य सरकार के अधीन है। इसलिए कहीं पर भी फेडरल स्ट्रक्चर को नुकसान करने की संभावना ही नहीं। इसके आर्थिक सहायता के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड और राज्य और जिला स्तर कोई फंड की रचना भी की है। मान्यवर, जो पक्षपात का बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया, इसका मैं डिटेल में जवाब दूंगा, परंतु अगर पक्षपात होता है तो 2005 में यूपीए की सरकार के बनाए कानून के कारण होता है। मान्यवर, हमने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। और मैं फिर से एक बार सारे सदस्यों को कहता हूं कि वित्त आयोग ने एक वैज्ञानिक व्यवस्था की है आपदा सहाय के लिए। इससे एक काणी पाई भी कम एक भी राज्य को नरेंद्र मोदी सरकार ने नहीं दिया, बल्कि हमने ज्यादा दिया है। कुछ सदस्यों ने सवाल उठाया मान्यवर कि क्यों अमेंडमेंट की क्या जरूरत है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि समय के साथ जो इमारत की मरम्मत न हो तो इमारत ढह जाती है। नए नए एक्सपेरिमेंट अनुभव होते हैं, नए नए प्रकार की आपदाओं का अनुभव होता है। कुछ छूट गया है
को दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस है, और ये सारे चीजों को समाहित कर हम कानून में बदलाव करें तो इसमें क्या आपत्ति है। कानून अगर बदलता नहीं है तो काल बाह्य हो जाता है, और मान्यवर उनको ये होगा कि शायद हम आएंगे तो बदलेंगे। भाई बहुत देर है, 15-20 साल तक किसी का नंबर नहीं लगने वाला। आप जरा भी चिंता मत करिए, जो कुछ करना है हमें ही करना है लंबे समय। मान्यवर, कोविड-19 जैसी वैश्विक आपदा, बढ़ता हुआ शहरीकरण, अनियमित होती बारिश की आपदाएं और जलवायु परिवर्तन के कारण आपदाओं का साइज और स्केल दोनों बदला है। अब अगर साइज और स्केल बदला है तो इसके निपटने के तरीके भी हमने बदलने पड़ेंगे, इसको निपटने की व्यवस्थाएं भी बदलनी पड़ेगी, और इसको निपटने के लिए संस्था को हमने जवाबदेह भी बनाना पड़ेगा और शक्तियां भी देनी पड़ेगी। केवल इतने उद्देश्य मात्र से ही इसके प्रभावशाली और समग्र समाधान के लिए ही ये बिल लेकर मैं आज सदन के सामने मान्यवर उपस्थित हुआ हूं। मान्यवर, स्टेक होल्डर्स को हमने पहले से ही अप्रोच किया है। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय, सभी राज्य सरकार और यूटी, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के भी सुझाव लिए हैं, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के भी सुझाव लिए हैं। और मैं यहां ये बताना चाहता हूं, हमें मिले हुए सुझावों में से 89% सुझावों को एक्सेप्ट कर एक समग्रता से ये बिल बना। मान्यवर, यहां राज्य सरकार का अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करना कोई नई बात नहीं है, बुरी बात भी नहीं है, करना ही चाहिए। मगर कम से कम विरोध करते वक्त कहीं ये मेरी राज्य सरकार का सजेशन है या नहीं है, इतना तो देख लेते। आपने ढेर सारे ऐसे सजेशनों का विरोध किया है जो उनकी ही राज्य सरकार ने की है। अब मैं एक एक कर सदस्यों को बुरा लगे इस तरह की कटु बात इस प्रकार के विषय में करना नहीं चाहता, मगर मेरा आग्रह है कि कम से कम सिर्फ बिल पढ़े बगैर मेरी पार्टी का स्टैंड क्या है, मेरी पार्टी की पॉलिसी क्या है, मेरी पार्टी की चुनी हुई सरकार की पॉलिसी क्या है, इसने क्या सजेशन किए हैं, इसको जरा देख ले तो एम्बेरसमेंट न हो। मान्यवर, मैं संशोधन के विषय में जाने से पहले संशोधन के मूल कारणों की ओर जाना चाहता हूं। हम इस विधेयक के माध्यम से रिएक्टिव रिस्पॉन्स से प्रोएक्टिव रिस्क रिडक्शन की ओर जाना चाहते हैं। मान्यवर, मैन्युअल मॉनिटरिंग की जगह से एआई आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग की ओर जाना चाहते हैं। मान्यवर, और रेडियो पर चेतावनी की जगह सोशल मीडिया एप्स और मोबाइल की चेतावनी की ओर जाना चाहते हैं। गवर्नमेंट लेड रिस्पॉन्स की जगह मल्टी डायमेंशनल रिस्पॉन्स, जिसमें सोसाइटी भी शामिल है, नागरिक भी शामिल है, उसकी ओर जाना चाहते हैं। मान्यवर, डिजास्टर रिस्पॉन्स में क्षमता, तीव्रता, दक्षता और सटीकता, ये चारों को समाहित करने के लिए ये पूरा विधेयक बनाया गया है। और ये तो हम सब ने स्वीकारना पड़ेगा मान्यवर, 10 साल के अंदर जो परिवर्तन आया है डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में, हम राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ रीजनल और ग्लोबल पावर बनकर उभरे हैं, ये पूरी दुनिया स्वीकार करती है। और भारत की ये सक्सेस स्टोरी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए ये विधेयक है। मेरे शब्द प्रयोग को कोई गलती से न समझे, मैं सरकार की सक्सेस स्टोरी नहीं कहता, भारत की सक्सेस स्टोरी को लंबे समय तक बनाने के लिए। मान्यवर, इससे एनडीएमए और एसडीएमए दोनों प्रभावित होंगे, प्रभावी बनेंगे। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर, दोनों स्तर पर
आपदा डेटाबेस का सृजन होगा। शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सृजन की कल्पना इसमें की है, जो पूर्णतः राज्य सरकारों के अधीन होगा। और 15वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं, इसका 100% इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी इसका एक खाका बनाने के लिए ये वैधानिक ताकत एनडीएमए और एसडीआरएफ को देगा। मान्यवर, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी, केवल इंफॉर्मेशन साझा करना ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, ये तीनों तत्व इसके अंदर डाले गए हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, केवल कार्यभार सौंपना नहीं है, वेल डिफाइंड रोल्स, फुल स्टॉप कॉमा में भी कंफ्यूजन न हो, ऐसे वेल डिफाइंड रोल्स हमने किया है। और साथ में नैतिक जिम्मेदारियों को भी डालना मान्यवर हमने काम किया है। एफिशिएंसी का मतलब पुराने विधेयक में केवल गतिशीलता था, हमने संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की। और सिनर्जी का मतलब केवल टीम वर्क नहीं है, हमारी तैयारी, सुप्रबंधन, समन्वय तीनों कर सिनर्जी के साथ ये आपदा के खिलाफ लड़ने का इसके अंदर एक प्रयास किया गया है। तो ये 4 पिलर्स केवल शब्द नहीं है। अब आप इसकी धाराओं को देखोगे तो जब मैंने कहा ट्रांसपेरेंसी, तो धारा 2 इसको विस्तृत किया गया है। जैसे आपदा प्रबंधन, स्थानीय प्राधिकरण, मिटिगेशन, डिजास्टर रिस्क, इवेल्युएशन, एक्सपोजर, रिकवरी, पुनर्वास, शहरी प्राधिकरण, ऐसे नए शब्दों को परिभाषित कर ट्रांसपेरेंसी को हमने सुनिश्चित किया है। और धारा 13 गैर आवश्यक प्रावधानों को भी हटाने का काम ट्रांसपेरेंसी के लिए भी हुआ है। कुछ सदस्यों ने मुद्दा उठाया था धारा 13 को क्यों हटाया, मगर धारा 2 में जो एडिशन हुआ इसके बाद 13 का कोई औचित्य नहीं रहता है। मान्यवर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, इसके लिए धारा 3, 6 और 10 को लाए हैं, जिसमें एनडीएमए और एनईसी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने का हमने मान्यवर काम किया है। धारा 18 और 22 ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करती है राज्य कार्यकारिणी समिति की। और धारा 56 लापरवाही और अवज्ञा के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की शक्ति देती है, जिससे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी। धारा 60A आपदा के दौरान निर्दोषों की अवहेलना करना और निर्देशों का संज्ञान न लेना, इसके लिए पेनल्टी का भी प्रावधान कर रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करने का प्रयास किया है। तीसरा मैंने पिलर कहा एफिशिएंसी, कुशलता, धारा 5 जिसमें भर्तियों की प्रक्रिया सुनिश्चित की है। धारा 11 एनडीएमपी की तैयारी, समीक्षा और संशोधन की जिम्मेदारी एनडीएमए को सौंपी है। धारा 23 एसडीएमए की जिम्मेदारी तय की है। धारा 44A आपदा मोचन बल के गठन और एनेबलिंग प्रोविजन किए हैं। धारा 46 राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि का अनुप्रयोग और इसको पारदर्शी बनाने की जिम्मेदारी इसमें तय हुई है। धारा 47 राष्ट्रीय आपदा सबंध निधि के अनुप्रयोग के बारे में है और 48 भी इसी के लिए है। और मान्यवर, सिनर्जी के लिए नई धाराएं 8A और 8B जोड़ी गई है। एनसीएमसी एचएलसी को वैधानिक दर्जा दिया है। धारा 25 जिला आपदा प्राधिकरण डीडीएमए का गठन किया गया है। सिविल सोसाइटी संगठनों को इसके अंदर स्थान देने का हमने प्रबंधन किया है। 41A शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यूडीएमए का गठन, जो नया विचार लेकर इस विधेयक के माध्यम से मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो मान्यवर, सभी जहां जहां सुधार किया गया है वो सभी सुधार ये 4 पिलर्स पर किया गया है। एक भी सुधार कोई भी प्रकार के सत्ता के केंद्रीकरण के लिए नहीं है।
मान्यवर, इस 10 साल को पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक और तो प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण के लिए भी ढेर सारे काम किए हैं, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, और आपदा प्रबंधन को भी बहुत आगे बढ़ा। पर्यावरण प्रबंधन पर, पर्यावरण के संरक्षण के लिए मैं बाद में भी बात करूंगा, मगर मैं कुछ बात जरूर अभी भी रख दूंगा। एक तरफ विश्व के सामने नरेंद्र मोदी जी ने केवड़िया कॉलोनी में मिशन लाइफ की बात की, तो दूसरी ओर 10 सूत्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण का एजेंडा भी घोषित किया। एक तरफ प्रो प्लेनेट पीपल बनने के लिए एक निश्चित ठोस कार्यक्रम दिया, तो दूसरी ओर कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व के पटल के सामने रखा, जिसके 43 देश सदस्य बन चुके हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत की, भारत में ही इसका मुख्यालय बना, तो G20 सम्मेलन की मेजबानी कर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर टास्क फोर्स का गठन भी किया। तो ये दोनों मोर्चे पर प्रधानमंत्री जी ने और उनके नेतृत्व वाली सरकार ने मुहिम तरीके से बहुत दूरदर्शिता के साथ काम किया है। एक और तो पर्यावरण के संरक्षण से डिजास्टर न हो भविष्य में, इसके लिए प्रयास करना, और दूसरी ओर जो डिजास्टर आ ही जाता है तो उसके सामने वैज्ञानिक तरीके से लड़ने की पूरी सुसज्जता भारत के गांव से लेकर दिल्ली तक करने की व्यवस्था माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की। मान्यवर, मैं आज आपदा प्रबंधन के लिए गुजरात के योगदान को भी इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। 2001 में भुज में आई विनाशकारी भूकंप की घटना ने न केवल गुजरात, पूरे देश और विश्व को झंझोड़ कर रख दिया। इतना बड़ा भूकंप भारत के इतिहास में, इतिहास की जो स्मृति है उसमें कभी देखा नहीं गया। मानव इसने झंझोड़ कर रख दिया। और उसमें हमने गुजरात में जब प्रधानमंत्री वहां मुख्यमंत्री थे, तब भारत में पहली बार क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट की स्थापना गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जलवायु परिवर्तन कोष बनाया, और 2003 में गुजरात में राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम लाया। मैं स्वीकार करता हूं 2005 में यूपीए सरकार लाई, मगर जो लाए इसका स्वागत हो भाई। 2003 में सबसे पहले देश में लाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, तब नरेंद्र मोदी। 2013 में अहमदाबाद के हीट वेव के लिए देश का पहला सिटी लेवल एक्शन प्लान बना, और भूकंप के बाद पुनर्निर्माण, सामुदायिक तैयारियां और पुनर्वास, इसके लिए भी एक डिटेल योजना बनाने का काम गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मान्यवर, यहां पर जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, राहत केंद्रीय दृष्टिकोण के जगह समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण की शुरुआत की। रिएक्टिव की जगह प्रोएक्टिव अप्रोच लिया गया, और मिनिमम कैजुअलिटी का जो लक्ष्य पहले रखा जाता था, इसकी जगह जीरो कैजुअलिटी का लक्ष्य रखकर आपदा प्रबंधन करने की शुरुआत। मान्यवर, आज सरकारें केवल आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य को ही ध्यान नहीं रखती, प्री डिजास्टर कई सारी तैयारियां भी करी हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम, यथासंभव प्रिवेंशन, मिटिगेशन, टाइमली प्रिपेयर्डनेस और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये सारे क्षेत्रों में हमने बहुत अच्छा काम किया है। और इसका ही परिणाम है कि 1999 में जब ओडिशा सुपर साइक्लोन आया, तब 10,000 लोग मारे गए थे। 19 में चक्रवात फानी आया, तब केवल एक ही व्यक्ति की मृत्यु हुई है। और मान्यवर, 2023 में गुजरात में बिपर विजय तूफान आया, तब एक भी व्यक्ति, एक भी पशु की मृत्यु नहीं हुई है। जीरो कैजुअलिटी का लक्ष्य 2023 में
सिद्ध कर लिया। मान्यवर, चक्रवातों के कारण जानमाल के नुकसान में 98% की कमी आई है और लू के संबंधित मृत्यु दर में भी 70% से ज्यादा कमी लाने में हम सफल हुए हैं। मान्यवर, ये आर्थिक सहायता की बात करते थे, राज्यवार में जवाब देने जाऊंगा, मेरे पास सभी जवाब है, मगर राज्यवार देने जाऊंगा तो मान्यवर बहुत देर होगी। मैं एक ग्रॉस पिक्चर, एक ग्रॉस परिदृश्य आपके माध्यम से इस देश के सामने रखना चाहता हूं। 2004 से 14 में एसडीआरएफ रचना हो चुकी थी। एसडीआरएफ, इसमें एसडीआरएफ का बजट 38,000 करोड़ था और 2014 से 24 में 1,24,000 करोड़ रुपया। माननीय एनडीआरएफ जो शुद्ध रूप से भारत सरकार का पैसा, 2004 से 14 में 28,000 करोड़ था और मोदी जी के समय में 14 से 24 में 28,000 करोड़ से बढ़कर 80,000 करोड़ करने का काम, और टोटल करें तो 66,000 करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़ से ज्यादा दिया है। अब ये लोग फरियाद कर रहे हैं हमारी, जिनके समय से 3 गुना पैसा हमने राज्यों को और केंद्र की निधि से दिया है। आप लोग फरियाद कर, अरे भैया, बोलने से पहले आपके समय का तो जरा स्टडी करो। आप करो न करो, आईने के सामने खड़े रहेंगे तो चेहरा जरूर दिखाई देगा। आपसे 3 गुना पैसा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मान्यवर, इसके अलावे जो संरचनाएं कुछ उस वक्त थी नहीं, वो हम अस्तित्व में लाए। 250 करोड़ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस रिजर्व बनाया। 2016 में पहला नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जारी हुआ, जो पूर्णतः सेंडाई फ्रेमवर्क के अनुरूप है। 18-19 में सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड की स्थापना की। नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन का पहला फेज उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में 18 में किया। और जो कहते हैं कि सिर्फ एनडीए की चिंता हो रही है, उस वक्त उड़ीसा भी एनडीए नहीं था, आंध्र प्रदेश भी एनडीए नहीं था, दोनों हमारे शासित राज्य ने। मान्यवर, और जो अंतर मंत्रालय परामर्श टीम भेजी जाती है, एक जमाने में जाने में 6-8 महीना होता है। 2019 के बाद 2020 या 21 में गृह मंत्रालय ने निर्णय किया कि पहले जाकर इमीडिएट जायजा लेंगे और 5 वर्ष में 10 दिन के अंदर हमने 97 आईएमसीटी की टीमें भेजकर तुरंत सहायता करने का प्रावधान भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मान्यवर, एनडीआरएफ की 16 बटालियन कार्यरत है। आज एनडीआरएफ का जो ड्रेस है, मैं कलर कहूंगा तो थोड़ा तकलीफ आएगी, मगर कह ही देता हूं, एनडीआरएफ के भगवे कलर के कपड़े देखकर लोगों को शांति हुई कि ये आ गए, हम बच जाएंगे। और न केवल देश में, पूरे दुनिया में हमने एक काम किया है। और इसके अलावे मान्यवर, कुछ नए इनिशिएटिव लिए गए। भूस्खलन जोखिम प्रबंधन के लिए कार्यक्रम बनाया गया। ग्लेशियर लेड आउटबर्स्ट फ्लड, इसके लिए भी कार्यक्रम बनाया गया। नागरिक सुरक्षा और प्रशिक्षण क्षमता निर्माण का भी कार्यक्रम लिया गया। और मान्यवर, कई सारे एनडीआरएफ ने इंटरनेशनल अभियान भी किए हैं। मान्यवर, Honorable Home Minister, honorable members, we are clocking 6 p.m. today. If the House agrees, we may sit beyond 6 p.m. today till the disposal of the Disaster Management Amendment Bill 2024. Do I have the leave of the House to extend the sitting beyond 6 p.m.? Honorable Home Minister. धन्यवाद सभापति महोदय। एनडीआरएफ ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को ध्यान में रखते हुए 2015 में ऑपरेशन मैत्री,
नेपाल के भूकंप में, 2018 में ऑपरेशन समुद्र मैत्री इंडोनेशिया में, ऑपरेशन दोस्त 2023 में तुर्की और सीरिया में, ऑपरेशन करुणा म्यांमार में, ऑपरेशन सद्भाव वियतनाम में, तूफान त्यागी आया तब, और ये सब जगह के न केवल सरकार, उनकी जनता ने भी, ये सब देशों ने एनडीआरएफ की और मोदी जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। मान्यवर, ये जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारे आपदा प्रबंधन को स्वीकृति लाने का काम एनडीआरएफ ने किया है, मैं आज इस सदन के माध्यम से एनडीआरएफ के सभी जवानों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मान्यवर, हमने हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को पैना बनाने के लिए जापान, तजाकिस्तान, मंगोलिया, बांग्लादेश, इटली, तुर्कमेनिस्तान, मालदीव और उज्बेकिस्तान, ये सब के साथ समझौता ज्ञापन किया है। इस सब की भौगोलिक परिस्थिति में कोई न कोई ऐसा डिजास्टर है जो भारत के अंदर भी संभव है, तो हमारे बेस्ट प्रैक्टिसेस का फायदा उनको पहुंचे और उनके यहाँ जो व्यवस्था है वो हमारे लिए लाने के लिए हमने ढेर सारा काम किया है। न केवल समझौता ज्ञापन किया है, 15, 16, 19, 20, 23, इसमें हमने यहां पर अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियां भी आयोजित की है। 15 में सार्क की, 16 में ब्रिक्स की, 19 में एससीओ की, 20 में बिम्स्टेक की, 23 में एससीओ की, और ये सारी गोष्ठियों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ढेर सारे आपदा प्रबंधन के विशेषज्ञ आए, जिन्होंने सारे देशों के समूहों को आपदा प्रबंधन के माध्यम में, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में इनके अनुभवों को और ज्ञान को समृद्ध करने का काम किया है। सीडीआरआई की बात मैं बहुत संक्षिप्त में करना चाहता हूं। मान्यवर, सीडीआरआई आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत के वैश्विक नेतृत्व का उदाहरण है। 23 सितंबर 2019 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के क्लाइमेट एक्शन समिट में मोदी जी ने इसकी विचार रखा और भारत में ही इसकी स्थापना की गई। अब तक 42 देश और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठन सीडीआरआई की सदस्य ले चुके हैं और वैश्विक स्तर पर भारत के नेतृत्व को प्रस्तापित करने का काम सीडीआरआई के माध्यम हुआ। मान्यवर, एक आपदा मित्र योजना, इसके माध्यम से हमने 350 डिजास्टर प्रोन जिलों में 370 करोड़ से 1 लाख कम्युनिटी वॉलंटियर्स, उसका एक फोर्स बनाया और भारत आपदा संसाधन नेटवर्क पोर्टल पर इन लोगों का रजिस्टर करा। तो जब भी आपदा आती है, ये ट्रेन स्वयं से भी अपने आप वहां पहुंचते भी है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास भी इनका पूरा लेखा जोखा रहता है। मान्यवर, और मुझे बताते हुए आनंद होता है कि 1 लाख आपदा मित्र वॉलंटियर्स, जिसमें से 20% मातृशक्ति है, महिलाएं। मान्यवर, बहुत बड़ी बात है, हमारी मातृशक्ति आपदा प्रबंधन के कार्य के अंदर कंधे से कंधा लगाकर जुड़ी है। और आपदा मित्र योजना का परिणाम क्या हुआ? 78,000 व्यक्तियों को बचाया गया, मतलब उनको अलग जगह पे ले जाए गए, और 129 लोगों को जो दबे हुए पड़े थे, जिनको कोई करंट लग गया था, उनको समय पर अस्पताल में पहुंचाकर उनकी जान बचाने का काम ये आपदा मित्र योजना ने हुआ है। अब इस बजट के अंदर एक नए लक्ष्य समूह में इसको विस्तार दे रहे हैं। 470 करोड़ से युवाओं को इसके साथ जोड़ने के लिए 1300 से ज्यादा प्रशिक्षित आपदा मित्र को मास्टर ट्रेनर के रूप में काम दिया है, जिसमें एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र संगठन और भारत स्काउट एंड गाइड के लोग 2,37,000 नए आपदा मित्र को प्रशिक्षित करेंगे, जिससे कुल संख्या हो जाएगी
3,37,000 कम्युनिटी वॉलंटियर्स की संख्या, एक बहुत बड़ी फोर्स हमारे पास मान्यवर खड़ी की जाएगी। कई सारे ऐप्स बनाए हैं, कुछ सदस्यों ने जिक्र किया है, फिर भी मैं बता देता हूं। मौसम जो IMD के लिए है, मेघदूत वो बारिश के लिए है, फ्लड वॉच बाढ़ की स्थिति के लिए है, दामिनी लाइटनिंग स्ट्राइक के लिए है, पॉकेट भुवन जो वॉइस नेविगेशन का ऐप है, सचेत जो जियो टारगेटेड अलर्ट करता है, वन अग्नि जंगलों की आग के लिए है, समुद्र महासागर की जानकारी देता है, भूस्खलन अध्ययन की नोडल एजेंसी बनी है, और इंडिया क्विक भूकंप के मापदंडों को ऑटोमेटेड प्रसारण करने का काम करता है। और मान्यवर ये सारे ऐप आज मोदी जी के कारण शायद ही देश का कोई नागरिक बचा होगा जिसके पास मोबाइल नहीं होगा, तो सबके पॉकेट में सारे ऐप पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और इससे समय पर किसान हो, मछुआरा हो, सागर के किनारे रहते हुए भाई हो, भूस्खलन की संभावना वाले क्षेत्र हो, ये सबको का खेत में काम करने वाले किसान को भी दामिनी से जब मालूम पड़ जाता है और बिजली गिरने की संभावना जब बता देते हैं तो वो अपनी जान बचा सकते हैं। मान्यवर, मैंने पहले कहा था मैं पर्यावरण के लिए भी जरूर बताना चाहूंगा। मान्यवर, एक बात निर्विवाद रूप से पूरी दुनिया स्वीकार कर चुकी है कि पर्यावरण के संरक्षण में नरेंद्र मोदी जी आज पूरी दुनिया का नेतृत्व संभाल रहे हैं, और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने उनको चैंपियंस ऑफ अर्थ का उपाधि देकर उनको सम्मानित करने का। मोदी जी ने सिंगल यूज प्लास्टिक से भारत को मुक्त करने का काम लगभग समाप्त कर लिया है। इनकी पहल से बना हुआ इंटरनेशनल सोलर अलायंस और कई सारे देश इसके अंदर जुड़ चुके हैं। वन सन वन अर्थ वन ग्रिड परियोजना दुनिया भर में पॉपुलर करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। दुनिया भर में सोलर एनर्जी साझा करने के लिए इंटर रीजनल एनर्जी ग्रिड का निर्माण करने का काम भी शुरू हो चुका है। एक पेड़ मां के नाम से अपनी मां का ऋण चुकाने के लिए करोड़ों लोगों ने श्रद्धा के साथ धरती माता और अपनी माता को ऋण चुकाने के लिए पेड़ को बोने का काम किया है। मान्यवर, एनर्जी की मैं बात करूं तो 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन ये लक्ष्य भारत ने रखा है। मोदी जी की पहल से बना इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और 2025 तक 20% ब्लेंडिंग का जो लक्ष्य था वो हमने सिद्ध कर चुके हैं। आज 20% इको फ्रेंडली ईंधन हम सबकी गाड़ी में होता है। मान्यवर, 10 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन देकर हमने कंडे और कोयले का जो धुआं जाता था उसको रोकने का काम किया है। स्वच्छता अभियान को 39% से बढ़ाकर 100% सैनिटेशन कवरेज तक पहुंचे हैं। नमामि गंगे के तहत 400 प्रकल्प शुरू हो चुके हैं। सीवरेज और घाटों का ये 400 प्रकल्प में से 125 प्रकल्प का काम पूर्ण हो चुका है। पीएम प्रणाम पृथ्वी माता के पुनरुद्धार के लिए केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कम करने के लिए एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं। गोवर्धन स्कीम, वो कंडों में गोबर को बदलाव करने की जगह इससे गैस बनाकर और प्राकृतिक खातर बनाकर हम धुआं भी कम कर रहे हैं और हमारी मातृभूमि का संरक्षण करने का काम भी मान्यवर कर रहे हैं। और इसके साथ साथ पीएम सूर्यघर योजना और एडवांस ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसको भी 26,000 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, उसने मान्यवर एक नए प्रकार की ऊर्जा पूरी दुनिया में बढ़ने का काम किया है। मान्यवर, ये जो मैं 2005 के कानून में सुधार लेकर आया हूं, वो सुधार के उद्देश्य और वो सुधार के पहले 10 साल के अचीवमेंट बने।
मैंने बताए। माने अगर चर्चा में कुछ चीजें आई है जिसका जवाब देना मेरे लिए बहुत जरूरी बन जाता है मान्यवर। अब जिन जिन लोगों ने जिक्र किया है वो जरा मुझे धैर्य से सुने, ऐसा मेरा उनको विनती है। मान्यवर 2019 का कोविड के प्रबंधन के लिए जिन लोगों ने टिप्पणियां की, मैं विश्वास के साथ उनको बताना चाहता हूं, पूरे संसार में सबसे अच्छा कोविड प्रबंधन कहीं हुआ है तो हमारे भारत में, और इसका हर भारतीय को गौरव होना। पूरा संसार आज उसकी बुरी बुरी प्रशंसा कर रहा है। मान्यवर, दुनिया में सबसे अच्छा मैनेजमेंट हमने करा। कोविड आते ही टीका बनाने की शुरुआत की। कई ऐसे रोग हैं कांग्रेस के शासन के अंदर, उसका बना हुआ टीका लगाने में 20-20 साल, 2-2 पीढ़ियां निकल गई। हमने एक ही 2 साल में टीका बनाया भी, 130 करोड़ लोगों को लगाया और 2-2 टीके लगाए। और टेक्नोलॉजी का इससे सटीक उपयोग जन कल्याण के लिए पूरे विश्व में मान्यवर कहीं नहीं हुआ होगा। मान्यवर, टेक्नोलॉजी का जो उपयोग हुआ, टीका लगाते ही आपके मोबाइल पर मोदी जी की हंसती हुई फोटो के साथ सर्टिफिकेट आ जाता था। कहीं सर्टिफिकेट लेने नहीं जाना है, आपका नंबर आते ही एसएमएस आ जाता था। टीका लगते ही आपका तबीयत ठीक है इसकी पृच्छा का एसएमएस आ जाता था, और दूसरे टीके का टाइम होते ही रिमाइंडर आ जाता था। मान्यवर, ये तभी संभव हुआ है जब ये हंसते थे कि टेक्नोलॉजी से क्या होगा, पेट भरेगा क्या? पेट ही नहीं भरा, जान भी बची है, ये आज आपको स्वीकार करना। मान्यवर, ऑनलाइन ट्रीटमेंट, मुझे बरोबर याद है मान्यवर, कई सारे एक्सपेरिमेंट होते थे क्योंकि इसकी कोई निश्चित ट्रीटमेंट ही नहीं थी। पहली बार दुनिया इस वायरस का सामना कर रही थी, ट्रायल एंड एरर चल रहे थे। कई सारी ऐसी दवाइयां, कई ऐसी ट्रीटमेंट जो सफलता प्राप्त करती थी, लोग तुरंत ही देश के साथ, दुनिया के साथ साझा करते थे। तज्ञ डॉक्टर इस पर बैठकर इसको सर्टिफाइड करते थे, इसको जारी करते थे। परंतु छोटे से छोटे गांव से राज्य के सिविल अस्पतालों तक और राज्य के सिविल अस्पताल से एम्स तक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, टेली मेडिसिन के माध्यम से छोटे से छोटे दर्दी के डॉक्टर को यहां से गाइड करने का काम किया गया, और मैं कह सकता हूं लाखों लोगों की जान बची। मान्यवर, 40 बार इस देश के प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की, इनकी पृच्छा की, और केवल प्रधानमंत्री नहीं, पूरा मंत्रिमंडल जो इसके लिए काम के साथ जुड़ा था वो बैठता था। कोई मुझे बता दे किसी भी आपदा में आजाद भारत में कोई प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ 40 बार बात की हो तो वो बता दे। और आप फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो। कोई कह सकता है हमारे राज्य में टीका नहीं मिला? टीका तो हम सबको देते थे, लगाने में राजनीति होती थी, मोदी टीका कर कर लोगों को रोक रहे थे। और जब देखा कि ये तो अब काम में आने लगा है, चुपचाप अंधेरे में 2 टीके लगाकर घर में बैठे, ट्वीट भी नहीं किया, जनता को गुमराह कर। ऐसे आपदा के समय में मान्यवर, पूरी दुनिया में सबसे अच्छी लड़ाई हम लड़े, इसका कारण नेतृत्व है। नेतृत्व किस प्रकार से? नेतृत्व के कई प्रकार होते हैं। कोई अपने आप में विद्वान होता है, अभ्यास करता है, अच्छे भाषण कर लेता है, चुनाव जिताता है, उसको नेता मानते हैं। मगर मैं नेता मानता हूं क्योंकि हम सफल इसलिए हुए कि पूरी दुनिया में सरकारें कोविड-19 के खिलाफ लड़ रही थी। हमारे यहां केंद्र सरकार, राज्य सरकार और 130 करोड़ की जनता सभी लड़ रहे हैं। इसका नाम नेतृत्व होता है। आजाद भारत में एक भी उदाहरण नहीं है, कोई सरकारी नोटिफिकेशन के बगैर एक नेता ने वायु प्रवचन किया कि कल जनता कर्फ्यू है, कोई अपने व्हीकल लेकर नहीं जाएगा, और पूरा देश, एरोप्लेन बंद, रेलवे बंद, ट्रेन बंद, गाड़ी बंद। इतना बड़ा सम्मान किसी नेता के अपील को कभी नहीं मिला।
हमने जब जनता कर्फ्यू निकाला, मखौल उड़ाते थे। थाली बजाकर जागरूकता लाने का काम किया, मखौल उड़ाते थे। दिया प्रगटाकर श्रद्धा व्यक्त करने का काम किया, ईश्वर से मदद मांगकर हमारी लड़ने की क्षमता का वृद्धि करने का काम किया, हमारा मजाक उड़ाते थे। और अंत में क्या हुआ, जो मजाक उड़ाते थे वो खुद ही मजाक हो गए मान्यवर, और देश की जनता ने दूसरी बार नरेंद्र मोदी को चुनकर भेजा। मान्यवर, एक बात हुई पीएम केयर की, कि पीएम केयर में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ढेर सारे आरोप लगाए। लगाने में तो अब एक कल्चर बना है, आरोप लगाना और भाग जाना। परंतु मान्यवर, ये तो पार्लियामेंट है, स्ट्रीट नहीं है। यहां आरोप लगाओगे तो जवाब भी सुनना पड़ेगा। अब धैर्य से सुनिएगा। प्रधानमंत्री राहत, राष्ट्रीय राहत कोष कांग्रेस के शासन में बना मान्यवर, और पीएम केयर्स नरेंद्र मोदी जी के शासन में बना, एनडीए के शासन में बना। कांग्रेस के शासन में एक परिवार का ही नियंत्रण होता था मान्यवर। इसके अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष सदस्य होते थे मान्यवर। कांग्रेस के अध्यक्ष सरकारी फंड में कांग्रेस के अध्यक्ष रहते। क्या जवाब दोगे देश की जनता को? ऐसा मानते कोई पढ़ता नहीं है, देखता नहीं है। हमारे यहां प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री है, पदेन है। कल अगर हम नहीं रहेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है, मगर नहीं रहेंगे तो आप अगर बैठोगे। हमने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान नड्डा को नहीं रखा है, हमने पदेन व्यवस्था की। अब सुनिए आप। अरे काफी कुछ है सुनने के लिए, बैठिए। मान्यवर, कोई पारदर्शिता नहीं थी। आप बैठिए ना, आप बैठिए। Nothing will go on record. He is not yielding. No. Honorable Home Minister. मान्यवर, Not yielding. Honorable Home Minister is not yielding. हाँ, मुझे सुनिए ना। मान्यवर, मैं गलत हूं तो कल लिखित रूप में आपको दे दूंगा, नहीं तो ऑथेंटिक कर लूंगा। आप चिंता मत करिए। He is not yielding. मान्यवर, जवाब बीच में देने की प्रथा है हमारी क्या? He is not yielding. Nothing will go on record. He is not yielding. No, he is not yielding. मान्यवर, वो बोल रहे थे, मैं कुछ नहीं बोला। उनको लगा कि बैठा बैठा सुन रहा है, ठीक ही है। ऐसा नहीं होता है भाई। मान्यवर, ये फंड का उपयोग क्या हुआ? प्रधानमंत्री राहत कोष के फंड में से राजीव गांधी फाउंडेशन को फंड दिया गया। अबे राजीव गांधी फाउंडेशन कौन चलाता है? कांग्रेस की अध्यक्ष और उनका परिवार चलाता है मान्यवर, तत्कालीन कांग्रेस की अध्यक्ष। मान्यवर, फंड का ट्रांसपेरेंट उपयोग है। हमने क्या किया? कोरोना महामारी, आपदा राहत, ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर, गरीबों को सहायता और टीकाकरण के लिए इसका खर्च करने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री। मान्यवर, जवाबदेही, कोई स्पष्ट पारदर्शिता नहीं थी। फंड के उपयोग के लिए कोई कमेटी नहीं थी। यहां पर प्रधानमंत्री जी के प्रधान सचिव, जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, उनकी अध्यक्षता में 5 सचिवों का कमेटी बनाया गया है। वो रेकमेंड करता है, फिर वो ट्रस्टियों के सामने आता है और तब जाकर खर्च होता है। कोई सिस्टम नहीं था, अपने घर से ऑर्डर कर देते थे मान्यवर, और कोई भी प्रकार की जवाबदेही के बगैर दान स्वीकार कर लिया जाता है। आज पूरे दान का रिकॉर्ड है और पारदर्शी ढंग से संचालित होता है। मान्यवर, हमने राहत कार्य के साथ साथ कई प्रकार के इनोवेटिव सहायता भी की है, और राजनीतिक हस्तक्षेप इसमें कोई नहीं है। सभी जनता के चुने हुए नुमाइंदे और सरकार के 5 प्रमुख पद पर बैठे हुए मंत्री ही इसके अंदर काम करते हैं, पार्टी का कोई नहीं। अब देश की जनता तय करे कि पारदर्शिता कहां है। आप पारदर्शिता के मामले में तो बोलिए ही मत। जीप कांड से लेकर बोफोर्स तक इतनी पारदर्शिता आपने बताई है, 2G तक, कि पूरा देश थक गया है देखते थे। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए, और तब जाकर वहां जाकर बैठे हो। मान्यवर, ये राजीव गांधी फाउंडेशन
इसके लिए भी बताने के लिए बहुत कुछ है, मगर मैं बता नहीं सकता, बताना नहीं चाहता, क्योंकि वो राजीव गांधी फाउंडेशन को सब पीएसयू भी फंड करते थे, कई कन्वर्जन करने वाले संगठन भी करते थे। जाकिर नाइक के एनजीओ से भी उसको 50 लाख का चंदा मिला था मान्यवर, और कई चीनी संस्थाओं ने भी पैसा दिया था मान्यवर। ये ट्रांसपेरेंसी की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए करते हैं मान्यवर, कोई अधिकार नहीं है इस बात करने का मान्यवर। नीरज दागी जी ने कोविड विफल प्रबंधन का मुद्दा उठाया, इसके बाद उन्होंने कहा डीएम अधिनियम में कोई विशिष्ट आपदा सूचीबद्ध नहीं है। आपदा सूचीबद्ध करने का अधिकार राज्यों के पास है, अपने राज्यों के आपदा के प्रकार के अनुसार वो उसको सूचीबद्ध कर सकते हैं। और इन्होंने कहा कि हिंसा और दंगों का इसमें से निकाल दिया। मान्यवर, आपदा प्रबंधन और दंगों की हिंसा का क्या लेन देन, मुझे बताइए। ये क्यों विचार आता है? क्योंकि इनके राज्य में बहुत दंगे होते थे मान्यवर। आपदा प्रबंधन और दंगों का क्या लेन देन, कैसे कर सकते हैं? उचित ही किया है कि हमने नहीं किया है। एक हो गया मान्यवर, मान्यवर हो गया ऋतुप्रता बनर्जी एआईटीसी के, उन्होंने कहा कि हमें फंड कम दिया गया है। यूपीए सरकार जिसमें ममता जी थी, इससे 367% ज्यादा फंड भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मान्यवर, 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 अब मान्यवर उनको सुनना है क्या? आप प्लीज मुझे संरक्षण दीजिए, उनको बिठाइए। Honorable members, please take your seat. This is not our culture. I am happy that leader will take care of you. Please, no, take your seat. Take your seat. Okay. Take your seat. I do not appreciate disturbance in the house. मान्यवर, बंगाल में सरकार बदली, पार्टी बदली, मगर वॉकआउट करने की परंपरा नहीं बदली। कम्युनिस्ट भी करते थे, ये भी करते हैं। मान्यवर, कर्नाटक में उच्च स्तरीय समिति द्वारा 5909 करोड़ का आकलन दिया गया, जिसमें से 5800 करोड़ दिया है। केरल में 3743, उसमें से 2438 करोड़ का दिया है। तमिलनाडु में 4817, उसमें से 4600 करोड़। पश्चिम बंगाल 6837, इसमें से 5000 करोड़। हिमाचल 2339, इसमें से 1766 करोड़। तेलंगाना भी जो समिति ने दिया वो कमोबेश दिया है। अब एक फैशन हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वित्त आयोग ने ये सहायता करने के लिए एक नॉर्म्स तय किए हैं कि भाई आपदा के समय में सहायता किस तरह से की जाएगी, वो भी तय किया है, और इसका दर क्या होगा वो भी किया है। पशु मर जाता है, दूध वाला पशु मरता है तो एक्स सहायता होगी, दूध न देने वाला मर जाए तो वाई होगी, झोंपड़ी टूटेगी तो ए होगा, पक्का मकान गिरेगा तो बी होगा, बिजली का खंभा गिरेगा तो ए होगा, रोड टूटेंगे तो ए होगा। ये सारी चीजों के नॉर्म्स तैयार है। मेरा सभी राज्यों से आग्रह है कि वो नॉर्म्स के हिसाब से अपनी दरखास्त भेजे। आपने जो फ्री बीज बांटी है, इसका खर्चा आपदा प्रबंधन के पैसों से नहीं हो सकता भाई। नॉर्म्स के हिसाब से 5000 करोड़ बनता है और 50,000 करोड़ का आप करोगे। हमने 50,000 करोड़ मांगा था, 5,000 करोड़ दिया। अरे भाई, मांगा ज्यादा था, आपका बनता नहीं है।
और ये नॉर्म्स अगर किसी को नहीं, वैसे तो साइट पर है, नहीं है तो मुख्यमंत्री जी मुझे पत्र लिखे, मैं तुरंत पर्सनल मैसेंजर से उनको भेज दूंगा, वो देखकर वो बनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, 25 पैसा भी नहीं काटेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर आप मांग इस तरह से करते हो कि इसको काटा जाए। जो नहीं मांगा था वो भी दिया है मान्यवर। झारखंड को 111, केरल को 121, महाराष्ट्र को 460, बिहार को 256 और गुजरात को 254 ये अग्निशमन के लिए दिया है, जो पहले कभी नहीं दिया जाता। नरेंद्र मोदी जी ने दिया है और बाकी राज्यों को अगले साल मिलेगा। मान्यवर, एक तमिलनाडु को दी हुई सहायता के बारे में बहुत आया। हमने टोटल 2028 करोड़ रुपया 19 से 24 के बीच में दिया है और भरपूर सहायता की है मान्यवर। इसके साथ साथ थम्बी दुराई जी चिंता कर रहे थे कि एक अलग प्रकार की आपदा आ गई है, शराब का फ्लड आया। थम्बी दुराई जी, आप इसका तो यहां रास्ता नहीं निकलता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एनडीए की सरकार बनेगी और शराब का फ्लड सूख जाएगा। 2026 तक राह देखिए आप बस। ये शराब का फ्लड और करप्शन का आंधी दोनों रुक जाने वाला है। मान्यवर, वायनाड के भूस्खलन के लिए भी बहुत सारे सदस्यों ने बात की। हमने आपदा को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया। एनडीआरएफ से तुरंत 215 करोड़ हमने भेजे। मलबा हटाने के लिए 36 करोड़ भेजे, जो अभी तक खर्च नहीं हुए। इसके अलावा आईएमसीटी की रिपोर्ट के आधार पर 153 करोड़ की हमने सहायता की। रिकवरी और पुनर्निर्माण के लिए 2219 करोड़ की आवश्यकता का अनुमान राज्य सरकार ने दिया है, उसमें हमने 530 करोड़ दिया है और एक विंडो है जिसके माध्यम से एडिशनल सहायता प्राप्त करने के अन्य उपाय बताए गए। मान्यवर, हम आपदा में कभी भी पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करते, वरना 2019 में कोविड में सफलतापूर्वक देश बाहर नहीं आया होता। मैंने देखा है, रात को 1 बजे भी किसी सीएम का फोन आता था तो प्रधानमंत्री जी का फोन आ जाता था कि वहां टीका खत्म हो गया है, कल पहली फ्लाइट से टीका वायुसेना के जहाज से। ये संवेदनशीलता मान्यवर। ढेर सारे ऑक्सीजन बनाने के मशीन विदेश से मंगाए गए, कई सारे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के साधन विदेश से मंगाए गए। ये सारी चीजें सभी राज्यों के लिए उपयोग में आई। इसमें हमने भाजपा का राज्य, यूपीए का राज्य, एनडीए का राज्य ऐसा नहीं करा है, क्योंकि केंद्र सरकार के लिए केरल का नागरिक भी हमारा है, लेह और लद्दाख का नागरिक भी हमारा है, गुजरात और यूपी का नागरिक भी। केंद्र सरकार कभी इस तरह से नहीं देख सकती। ये हमारी पार्टी का कल्चर नहीं है मान्यवर, परंतु सभी लोग सोचते हैं, क्योंकि सोचने की एक पुरानी आदत पड़ी थी। जब वो सत्ता में थे तब किस तरह से करते हैं। मगर मैं स्पष्टता करना चाहता हूं, रिकॉर्ड क्लियर है मान्यवर, हम आपदा के काम में और सरकार के संसाधनों के वितरण में कोई पक्षपात नहीं करते। संवैधानिक व्यवस्था से ही होता है, किसी को शंका रखने की जरूरत नहीं। मान्यवर, आज जो मैं बिल लेकर आया हूं, इसमें टेक्निकल कैपेबिलिटी बढ़ाने का तो प्रावधान है ही, ह्यूमन कैपेसिटी पर भी हमने इसमें ध्यान रखा है। गवर्नमेंट के एफर्ट्स के साथ कम्युनिटी एफर्ट्स बढ़ाने का भी प्रावधान किया है और आपदा रोधी निर्माण के साथ प्रकृति के संरक्षण की भी चिंता है। मेरा अतः सभी दल के सदस्यों को एक विनंती है कि एक ऐसा बिल है जिसको सर्वानुमत से पारित करना चाहिए, देश और दुनिया में इसका संदेश देना चाहिए। आपसे सहयोग की अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद।